हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं प्रतियोगिता दर्पण में आप लोगों को जून 2023 करा रही थी राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशियों में वृद्धि करी गई है। जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उनकी पुरस्कार राशि अब बढ़ा दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की पुरस्कार राशियों में भारी वृद्धि की घोषणा अप्रैल 2023 में करी है। पुरुषों के टूर्नामेंट में पुरस्कार राशियों में वृद्धि 60 से 300% की, जबकि महिला क्रिकेट के 2 टूर्नामेंट के लिए 700% से अधिक की वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि है वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे अगर हम पुरुष टूर्नामेंट की बात करें तो पुरुष टूर्नामेंट में जो रणजी ट्रॉफी होती थी उसमें 2 करोड़ जो विजेता होते थे उसको मिलता था और 1 करोड़ जो उप विजेता होते थे उनको मिलता था। लेकिन अब जो मिलेगा वो जो विजेता होंगे रणजी के उनको 5 करोड़ मिलेगा और उप विजेता को 3 करोड़ मिलेगा। 1 से 3 मिल रहा है और 2 मिलता था वहाँ पे 5 मिल रहा है। फिर ईरानी कप की अगर हम बात करें तो 25 लाख मिलता था और उप विजेता को कुछ भी नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ईरानी कप में अब क्या होगा कि 25 की जगह 50 लाख मिल रहा है और उप विजेता को जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे उनको 25 लाख मिलेगा। फिर दलीप ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये मिलता था 40 लाख। 40 लाख में अगर उप विजेता को देखें तो 20 लाख दिया जाता था। अब क्या होगा कि 1 करोड़ दिया जाएगा विजेता को और उप विजेता को दिया जाएगा 50 लाख रुपए। फिर विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता को 30 लाख मिलते थे, उसकी जगह अब मिलेगा 1 करोड़ और उप विजेता को 15 लाख मिलते थे, अब कितना मिलेगा 50 लाख रुपए। देवधर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विजेता थे उनको 25 लाख रुपए मिलता था और जो उप विजेता होते थे उनको सिर्फ 15 लाख रुपए मिलते थे। अब ये बढ़कर के कितने हो गए हैं? जो विजेता होंगे आपके देवधर ट्रॉफी के उनको 40 लाख मिलेगा और जो उप विजेता होंगे उनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो जो विजेता होंगे उनको 25 लाख मिलेगा और अब कितना मिलेगा? उनको 80 लाख मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 25 लाख, अब कितना मिलेगा? 80 लाख। जो उप विजेता हैं उनको कितना मिलता था? 10 लाख और अब कितना मिलेगा? 40 लाख रुपए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि कितना बढ़ा है, कि अब कितना दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए रणजी ट्रॉफी पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी को जो विजेता हैं उनको 5 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन पहले कितना दिया जाता था? तो 2 करोड़ रुपए। तो दोनों याद करने पड़ेंगे। हो सकता है प्रेजेंट वाला दे करके इधर पीछे वाला आपसे पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए कि जैसे दलीप ट्रॉफी में जो विजेता थे उनको 40 लाख की राशि बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? तो 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के कौन कौन से टूर्नामेंट हैं निम्नलिखित में से। तो हो सकता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दे दी जाए और आप लोगों की नॉलेज में ना हो, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप और रणजी भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही ये पूछा जा सकता है कि पुरुषों के टूर्नामेंट में कितने ट्रॉफी दी जाएगी। तो एक आपकी रणजी हो गई, दूसरी ईरानी हो गई, तीसरी दलीप हो गई, चौथी विजय हजारे हो गई, 5वीं देवधर हो गई और 6ठी आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई। यानी 6 को राशि बढ़ाई गई है 6 की पुरुष टूर्नामेंट में। क्लियर हो गया? तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी शामिल है, ये पूछा जा सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर महिलाओं के टूर्नामेंट की बात करें जिसमें राशि बढ़ाई गई है, तो उसमें अगर हम सीनियर 1 दिवसीय की बात करें, देखिए महिलाओं में सिर्फ दो की ही राशि बढ़ी है।
कौन कौन सी हैं? सीनियर एक दिवसीय और क्रिकेट T20 ट्रॉफी। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ट्रॉफियों को याद कर लीजिएगा। अब पहले मिलता था 6 लाख जो विजेता होते थे, अब कितना मिलेगा? 50 लाख। उप विजेता को मिलता था 3 लाख, अब कितना मिलेगा? 25 लाख। और क्रिकेट T20 ट्रॉफी की बात करें तो पहले जो विजेता थे उनको 5 लाख मिलता था और अब जो विजेता होंगे उनको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि जो उप विजेता हैं उनको 3 लाख और जो अब उप विजेता होंगे उनको 20 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। फिर सत्र 2022-23 के लिए 17 महिला क्रिकेट BCCI द्वारा अनुबंधित किए गए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हो सकता है प्री में ना आए तो मेंस या इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं। तो पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक अनुबंध की घोषणा के 1 माह पश्चात महिला क्रिकेट टीम के लिए भी वार्षिक अनुबंध की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 27 अप्रैल 2023 को की है। महिलाओं की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए कुल 17 खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की घोषणा BCCI द्वारा की गई है। 2022-23 के लिए 3 महिला खिलाड़ियों को A श्रेणी में, इसमें अगर हम देखें तो जो महिला खिलाड़ी हैं कोई भी A+ में नहीं शामिल है, यानी A+ में अभी भी कोई भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। अब शामिल किसको किया गया है? तो 3 जो महिला खिलाड़ी हैं वो A श्रेणी में रखी गई है, यानी 3 किस में रखी गई हैं? A, और 0 जो हैं वो आपकी A+ में है, यानी एक भी A+ में नहीं है। जो 5 हैं उनको B श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, 5 को B श्रेणी में, तथा 9 महिला क्रिकेटर जो है वो C श्रेणी में अनुबंधित की गई हैं। और पिछले वर्ष अगर हम देखें तो 2021-22 के लिए भी 17 महिला क्रिकेटर में से 5 A श्रेणी में थी और 5 B श्रेणी में थी तथा 7 C श्रेणी में थी को BCCI ने अनुबंधित किया था। और पिछले वर्ष महिला क्रिकेटरों के लिए A, B व C श्रेणी के लिए अनुबंधित राशि क्रमशः थी 50 लाख, 30 लाख और 10 लाख। और अगर हम 27 अप्रैल 2023 की विज्ञप्ति की बात करें तो A, B और C श्रेणियों को में जो अनुबंधित क्रिकेटर हैं उनके नाम तो बताए गए हैं, किंतु इनके लिए अनुबंधित राशियों का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी नाम बता दिए गए हैं, अभी राशि नहीं बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट में पिछले वर्ष के समान ही ये बताया गया है कि 2022-23 के लिए अनुबंधित महिला क्रिकेटरों के नाम आगे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। A श्रेणी में हरमनप्रीत कौर, दूसरी है स्मृति मंधाना और तीसरी है दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये A श्रेणी में रखी गई हैं। वो 3 जो A श्रेणी में शामिल हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन A श्रेणी में शामिल है, तो इन्हीं में से किसी एक का होगा, या तीनों के नाम लिख दिए जाएंगे कि कौन सा क्रम सही है, तो ये होगा, इसलिए इनको याद रखिएगा, हरमनप्रीत, स्मृति और दीप्ति। फिर B श्रेणी में 5 को रखा गया है, कौन कौन से हैं? रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिग्स, शफाली वर्मा, ऋचा घोष, राजेश्वरी गायकवाड़। क्लियर हो गया? C श्रेणी में जैसा कि हमने अभी बताया कि 9 लोगों को शामिल किया गया है, उसमें है मेघना सिंह, दूसरी है देविका वैद्य, तीसरी है सब्बी नैनी मेघना, फिर चौथी है अंजलि सरवाणी, फिर 5वीं है पूजा वस्त्राकर, छठी है स्नेह राणा,
7वीं है राधा यादव, 8वीं है हरलीन दयोल और 9वीं है यस्तिका भाटिया। ठीक है, तो इनके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि किस कूट में ए श्रेणी वाले हैं या कौन सा कूट गलत है। कूट में भी दे सकते हैं, मैचिंग भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर जो अभी हमने राष्ट्रीय पढ़े हैं पिछले वीडियो में, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए थे? 50 वर्ष। इस मौके पर 9 अप्रैल 2023 को जारी स्टेट टाइगर 2022 के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या है 3167। तो 3167 को याद रखिएगा, 3167 को आपको याद रखना है। फिर भारत में बाघों की संख्या अगर 2006 में देखें तो 1411 थी, 10 में अगर हम देखें तो 1706 थी, अगर 2014 में देखें तो 2226 थी, अगर 18 में देखें, यानी हम देख रहे हैं कि निरंतर बढ़ ही रही है, 2967 थी, अगर 2022 में देखें तो ये बढ़ करके कितनी हो गई है? 3167। और इसके लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हैदराबाद में CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में आपका अनंतपुर आंध्र प्रदेश के जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाया है। अब लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है? तो ऐसे ये जो है इसमें खनिज मिलते हैं, और कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो देख लेते हैं। जैसे इस तरह के में आपको लिथियम मिलेगा, सेरियम मिलेगा, प्रोजोडियम, डीमियम मिलेगा, नियोडीमियम मिलेगा, येट्रियम मिलेगा, हैफनियम मिलेगा, टैटलम मिलेगा, नाइयोबियम भी मिलता है, जिरकोनियम मिलेगा, स्कैंडियम मिलेगा, और ये लिथियम जो मिलता है ये कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसे सेल फोन और चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, एरोस्पेस, मोटर वाहन और रक्षा सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में लाया जाता है लिथियम। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2023 में किस जनपद में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट मिला है? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है। अब ये होता क्या है? तो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट ये जो है खनिजों में हमको ये तत्व मिलते हैं, तो उन तत्वों को आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि 4 दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, या हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक सही हो और पूछा जाए कि कौन सा सही है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि लिथियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो हो सकता है होते में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दे दिया जाए, सेल फोन दे दिया जाए, या चिकित्सा दे दिया जाए, या स्वच्छ ऊर्जा, या एरोस्पेस, मोटर वाहन, रक्षा, इन सब में इसका प्रयोग होता है। तो क्लियर हो गया? हमने बार बार बोला है कि आपको एक क्वेश्चन को जैसा लिखा है उसी तरह से नहीं पढ़ना है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक से उस क्वेश्चन को घुमा के देखना है कि वो किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। और जिस दिन ये करना शुरू कर दिया तो सिलेक्शन तो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? हाय मिल नहीं रहा है कि अपने आप को खुद इतना ऊंचा कर लीजिए कि नौकरी आपके पीछे भागे। तो 2 कंडीशन है, चुनना आपको है। निर्वाचन आयोग ने
अप्रैल 2023 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो हमारी अगर पिछली आपने देखी होंगी वीडियोस, तो उसमें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया जाता है और कौन से हटी हैं वो भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, तो देख लीजिएगा एक बार। तो निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया है। आम आदमी पार्टी को मिला है लेकिन इनका होते हुए भी चला गया है। ठीक है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 10 अप्रैल 2023 में मिनी रत्न श्रेणी 1 का स्तर प्रदान किया गया है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का किसको मिला है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, वो छन के चीज़ें आई हैं तो उसमें और कितना छान हो गया आप। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए 2011 में स्थापित किया गया था। किसकी सुविधा के लिए स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के लिए। यह एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसा सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित होने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्लियर हो गया? फिर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नाम दिया है रैपिड एक्स। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रैपिड एक्स क्या है। ठीक है, तो रैपिड एक्स क्या है? हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल है। ठीक है, और रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसको क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स, और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा है। क्लियर हो रहा है? भारत का पहला रेलवे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया। अब उद्देश्य क्या है कि जो प्रमुख शहरी क्षेत्र होंगे कहाँ के? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के, उनको जोड़ेगा। रैपिड एक्स इसी कॉरिडोर पर चलेगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली किस पार्टी को नागालैंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता अप्रैल 2023 में दी है? तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली है ये। ठीक है, निर्माण लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास के द्वारा, लेकिन चिराग पासवान की अध्यक्षता में नागालैंड में इसको पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, जमुई के सांसद और चिराग पासवान कहाँ के सांसद हैं? तो जमुई याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जमुई के सांसद कौन हैं? तो जमुई के सांसद जो है वो चिराग पासवान है। उनकी नेतृत्व वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। ठीक है, और नागालैंड विधानसभा में 2 सीटें इसको मिली हैं। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में उप विजेता ये रही है और साथ ही पार्टी ने 86% से अधिक वोट हासिल किए हैं। इसलिए नागालैंड राज्य में पार्टी के रूप में इसको मान्यता मिली है। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन के तहत 2 अप्रैल 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया था? तो चित्रदुर्ग, कर्नाटक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चित्रदुर्ग चर्चा में क्यों है?
और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। क्लियर हो गया? तो चित्रदुर्ग क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया है। फिर यह टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से किया गया है। इसरो के मुताबिक यह एक शुरुआती टेस्ट था। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। ये भेजने के बाद क्या होगा? वापस धरती पर लौट आएगा, जिसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, पहली बार देश में किस नगर में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर 12 अप्रैल 2023 को निकली है? तो ये आपका होगा कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में क्या है, हर चीज़ मेट्रो पहले आई थी, वो भी नीचे से निकल रही थी। और ये जो सुरंग है हुगली नदी तल से 13 मीटर और जमीनी स्तर से 33 मीटर नीचे है। और सुरंग को पार करने में करीब जो समय लगेगा वो 45 सेकंड का समय लगेगा। ये सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर वी को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार देश में कोई मेट्रो नदी के पानी के नीचे सुरंग बना करके निकाली गई है। और कहाँ? तो वो कोलकाता में। और ये जो है 13 मीटर, अगर हम नदी के तल को देखें तो उससे 13 मीटर नीचे है। और अगर हम जमीनी स्तर को देखें तो ये 33 मीटर नीचे है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सुरंग को पार करने में करीब जो समय लगेगा वो कितना लग रहा है? 45 सेकंड का। ठीक है, तो क्या क्या है? पहली कलकत्ता में, दूसरा क्या है, ये जो जमीनी, अगर हम नदी के तल से देखें तो कितने नीचे है? 13 मीटर। और अगर हम अगर हम इसको देखें जमीनी स्तर को तो कितना है? 33 मीटर। और सुरंग को पार करने में कितना समय लग रहा है? वो आपका जो सुरंग को पार करने में लग रहा है 45 सेकेंड। फिर ये सुरंग पूर्वी हिस्से में साल्ट लेक सेक्टर वी, यानी ये जो अगर हम पूर्वी हिस्सा देखें तो क्या है? साल्ट लेक सेक्टर वी को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान के किनारे तक जाती है। पश्चिम में किधर जाएगी? हावड़ा मैदान तक। क्लियर हो गया? फिर नई दिल्ली में किस प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किया गया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के जो सीमा विवाद थे वो समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि 700 किलोमीटर से अधिक, कितने किलोमीटर? तो 700 किलोमीटर अधिक की दोनों राज्यों के बीच की जो सीमा है और सीमा से सटे जो गांव है वो कितने हैं? 1 2 3। कितना इजी है ना, 123, 1 2 3 गांव के संबंध में यह समझौता पूर्व और अंतिम होगा। फिर नेक्स्ट, असम का कौन सा डांस 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? वो है बिहू डांस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला तो यही है कि बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि उसको 13 अप्रैल 2023 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय, अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। एक निर्णायक की उपस्थिति में
11304 लोक नर्तकों और 2548 ढोल वादकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी से सरू संजय स्टेडियम में, गुवाहाटी में कौन सा स्टेडियम है? सरू संजय स्टेडियम। तो अगर ये ना पूछे तो ये भी तो पूछ सकता है कि सरू संजय स्टेडियम कहाँ पे है? तो गुवाहाटी असम में है। अपनी प्रस्तुति दी और बिहू नृत्य और ढोल के लिए यह वैश्विक उपलब्धि प्राप्त की। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 रॉकेट है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा रॉकेट? तो PSLV C55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर के। तो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट आपके PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। वो जो 2 सिंगापुर के सैटेलाइट हैं, पहला है टेलीओएस-2 और ल्यूमलाइट 4 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो कौन सा लॉन्च किया गया है, कौन कौन से हैं, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है या श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो 2 भेजे गए हैं वो सिंगापुर के भेजे गए हैं। कौन कौन से भेजे गए हैं? पहला है टेलीओएस-2 और दूसरा है ल्यूमलाइट 4। और आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और वहीं से सफलतापूर्वक इनको लॉन्च किया गया है। फिर भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। फिर 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया? तो इसको आपको करना क्या है, किसी भी चीज़ को, करंट को पढ़ने के लिए क्या करिए, जैसा हमने पहले अपने वीडियो में बताया था कि आप कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए और उसी में लिखते रहिए। 6 महीने तक का एक रजिस्टर में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप एक को पढ़ रहे हैं तो दूसरे को रिवाइज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो न्यूज़ है पहले भी तो चर्चा में रही होगी, तो आप जब सब पढ़ लोगे तो कंटेंट आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आज